एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि फर्स्ट एपिसोड में ही मर गई थी। वो मिस्टीरियस तरीके से जाग जाती है और एक एडवांस सिस्टम उसको बोल रही थी कि आयाका शिनोज़ाकी तुम एक एंड्रॉइड हो। वो सिस्टम उसको बताती है कि उन लोगों ने बहुत ही पावर के साथ आयाका को एक एआई में ट्रांसफर कर दिया है। वो सिस्टम आयाका को कहती है, जजमेंट यूनिट फटाफट से यहाँ से बाहर निकलो और अपने आप को हील करने का तरीका ढूंढो। आयाका कहती है, क्या मैं मर चुकी हूँ और ये सब कैसी आवाज है। वो कहती है, उन लोगों ने मुझे कैसे यूज किया जिसकी वजह से मैं मर गई थी। तभी फिर से वही आवाज सुनाई जाती है जो कह रही थी कि तुम्हें अपने आप को हील करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोई चीज को कंज्यूम करना होगा। अब वो उसी मरे हुए ड्रैगन के पास आती है जिसको योगिरी ने मारा था। वो उस ड्रैगन का मांस तोड़ के खाने लगती है। अब हम यहाँ पर आसाका को देखते हैं जो कि पहली बार कुकिंग कर रही थी। उसकी कुकिंग बहुत ही बेकार होती है। वो कहती है, ये तो बहुत ही बेकार है। उसके बाद आसाका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है। हालांकि योगिरी उसे खाते हुए कहता है, ये क्या चीज है, चावल तो बहुत ज्यादा चिपचिपा है। आसाका कहती है, तुम्हें इस तरह से दूसरों के खाने की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि याद रखो, तुम्हें जैसा खाना मिले चुपचाप से खाना चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी के लिए एक लेसन रहेगा। अगर किसी भी लड़की ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है तो तुम कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं करोगी। तो योगिरी बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों करना है। आसाका बोलती है, मेरे से ये मत पूछो, बस इसे चुपचाप से खाते जाओ और कहो कि ये अच्छा बना है। अब योगिरी चावल खाते हुए कहता है, ये तो काफी डिलीशियस है। आसाका कहती है, इसके कहने से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मुझे खुद ही बेकार लग रहा है, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि योगिरी को पढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो उसको जमीन पर फेंकते हुए कहती है, क्या वो लोग पागल हो गए हैं, मैं इसको अब कैसे पढ़ाऊंगी। उसके बाद बोलती है, शायद से वो एलिमेंट्री स्कूल की चीजें तो सीख ही जाएगा। उसके बाद आसाका योगिरी को पढ़ा रही थी और योगिरी पढ़ भी रहा था। तभी वहाँ पे आसाका को कुछ आवाजें आती है जैसे उनके घर में कोई आया हो। आसाका देखती है कि कोई आया था। ये एक्चुअली में रोबोट होती है जो कि आसाका को देख के कहती है कि वो खाने पीने का सामान लाई है। अब आसाका सोच रही होती है कि ये बेचारा योगिरी यहाँ पे इन रोबोट्स के साथ अकेला रहता था। उसके बाद वो उस रोबोट से पूछती है कि क्या तुम मेरी मंगाई चीज भी ले आओगी। तो वो रोबोट कहती है हाँ। जिसके बाद आसाका कहती है, तो फिर ठीक है, एक राइस कुकर, कुछ वीडियो गेम्स, एक एलिमेंट्री क्लास की बुक्स और एक डॉग। जिस पर वो रोबोट कहती है, ठीक है मैं ले आऊंगी। उसके बाद आसाका कहती है, हमें थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। देन वो लोग बाहर राइस फील्ड में आते हैं जो कि काफी सुंदर था। योगिरी कहता है, पानी में तो कुछ छोटे छोटे जानवर है जो कि तैर रहे हैं। आसाका कहती है, अगर वो ज्यादा होंगे तो शायद से ये उन्हीं का फार्म होगा। फिलहाल आसाका को युकियो बुला लेता है और आसाका कहती है, तुम लोगों को लगता नहीं है कि उसे पढ़ाना काफी मुश्किल है। जिस पर युकियो बोलता है, इसलिए तो हमने तुम्हें यहाँ पे असाइन किया है ताकि तुम योगिरी को थोड़ा बहुत सिखा सको। आसाका कहती है, एटलीस्ट तुम्हें थोड़े और मेंबर्स तो रखने चाहिए जो कि हेल्प कर सके। तो युकियो कहता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर हम ये कर सकते तो हम ये पहले ही कर चुके होते। वो बताता है कि अभी तक योगिरी के पास जो भी गया वो तो या तो मारा गया या फिर उसके बाद वहां पे जाने की कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। आसाका चिल्ला कर कहती है, तो फिर मेरा क्या होगा, क्या तुम पागल हो गए हो। उसी टाइम युकियो उसके हाथ में एक एनवलप पकड़ा देता है और आसाका कहती है, ये क्या है। फिलहाल जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें उसकी मंथली सैलरी होती है जो कि कुछ ज्यादा ही होती है। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती है, ये क्या है। फिर युकियो कहता है, हाँ ये तुम्हें बहुत ज्यादा लग रही होगी क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहना ही है, लेकिन ये तुम्हारे लिए परफेक्ट सैलरी है। आसाका थोड़ा खुश हो जाती है लेकिन वो कहती है, मैं इन सैलरी का करूंगी भी क्या, मुझे तो वही के वही रहना है। युकियो कहता है, तुम वेकेशन ले सकती हो, कभी भी यहाँ से बाहर जा सकती हो, तो तब यूज कर लेना। आसाका कहती है, क्या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। युकियो बोलता है, हाँ ठीक है, अब इतना भी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आखिर में तुम्हें ही उसे हैंडल करना है। आसाका पूछती है, अगर मैं यहाँ पर नहीं होंगी तो योगिरी का ख्याल रखेगा कौन। तो युकियो बताता है, वहाँ पे उसके लिए खाना बनाने के लिए और सारे बंदोबस्त करने के लिए रोबोट्स है। तो आसाका कहती है, तो फिर मैंने सुबह सुबह जो कुकिंग की वो करने का कोई मतलब नहीं था ना।
यूकियो बोलता है अगर तुम कुकिंग नहीं करती तब भी तुम्हारे लिए खाना आ जाता, तो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं थी। वैसे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे खाने में स्पेशल चीज भी थी, जो कि प्यार था। आसाका कहती है तुम्हें सच में लगता है कि ये बात मुझे कन्विंस करने के लिए काफी होगी। उसके बाद वो अपने वेकेशन पेपर्स निकालती है और कहती है मैं वेकेशन पे जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में आसाका को सोते हुए दिखाते हैं। वो उठती है और देखती है कि वो एक छोटे से कमरे में है। वो याद करती है कि लास्ट डे में वेकेशन पे आके घूमने निकली थी। उसने यहाँ पे जम के खाना खाया था, वो भी बहुत महंगा वाला। उसके बाद वो शॉपिंग करने आई थी, ज्वेलरी खरीदी थी। उसके बाद उसने अपने सपनों का बैकपैक खरीदा था, जो कि काफी महंगा था। और लास्ट में लग्जरी बेड पे वाइन पीते हुए उसने अपनी रात बिताई। वो कहती है ये सब तो मुझे याद है, लेकिन मैं यहाँ पे कब आ गई। तभी वहाँ पे लगे स्पीकर्स में से आवाज आती है, आसाका तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत रिसर्च करने के लिए लाया गया है। हम तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस थोड़े बहुत सवाल जवाब के बाद तुम जा सकती हो। इधर योगिरी उस रोबोट से पूछता है कि आसाका कहाँ गई है, तो रोबोट बताती है आसाका वेकेशन पे गई है। योगिरी कहता है ऐसा है क्या, मैं समझ गया। उसके बाद उस रोबोट ने आसाका के बताए मुताबिक यहाँ पर डॉग भी रखा था, और जिसके बाद योगिरी उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। ये दोनों यहाँ पे आसाका को मिस कर रहे थे। योगिरी फिर से रोबोट से पूछता है कि वो कब आएगी, तो रोबोट कहती है कभी नहीं। योगिरी बोलता है अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ, या फिर तुम मुझे उन रिसर्चर्स के पास ले जा सकती हो। तो रोबोट बताती है मैं तुम्हें यहाँ से जाने का तो रास्ता नहीं बताऊंगी, लेकिन रिसर्चर्स के पास ले जा सकती हूँ। योगिरी कहता है काफी बढ़िया होगा। उसके बाद वो दोनों जहाँ पे ये डोर होता है वहाँ पर आ जाते हैं। रोबोट बताते हैं यहाँ पर एक डोर है जो कि सिर्फ बाहर से ही खुलता है। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो तुम्हें रिसर्चर को बताना होगा। जिसके बाद हम लोग एक रिसर्चर को देखते हैं जो कि सारी चीजें मैनेज कर रही थी। इधर योगी ऋषभ को कह रहा था कि क्या तुम लोग डोर को ओपन कर सकते हो, मुझे बाहर आना है और एक इमरजेंसी थी। इस पे एक पुलिसमैन और यूकियो भाग कर आ रहे थे। जब तक ये लोग आते हैं तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, काफी सारे लोग मारे जा चुके थे। यूकियो पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये बंदा बता रहा है उसे बाहर निकलने में ये मदद कर रही है। हम लोग देखते हैं कि ये लड़की रोते हुए सारे डोर्स ओपन कर रही थी ताकि योगिरी वहां से बाहर आ सके। दरअसल योगिरी उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो बाहर उसे निकाल पाए, नहीं तो वो मारी जाएगी। यूकियो कहता है चलो उसको शूट करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा। लेकिन जैसे ही पुलिसमैन उसे शूट करने वाला था, योगिरी उसे भी मार देता है। ये कह रहा था हम पर मुसीबत आने वाली है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। उसी टाइम योगिरी आ जाता है और वो पूछता है आसाका कहाँ पर है और वो कब आएगी। यूकियो बताता है आसाका वेकेशन पे गई है, वो यहाँ पे नहीं है। तो योगिरी पूछता है फिर मुझे ये बताओ कि वो कब तक आएगी, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। तो यूकियो कहता है मुझे माफ करना, दरअसल उसे किडनैप कर लिया गया है और वो एक एजेंसी के अंडर में है। योगिरी बोलता है इसका क्या मतलब है, क्या वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। यूकियो कहता है कि हम इससे कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पावर नहीं है। योगिरी कहता है तो फिर ठीक है, मैं आसाका को बचा लूंगा, मुझे बस रास्ता बताओ, और हाँ उसे ये मत बताना कि ये सब मैंने किया है। फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े से मॉल में तबाही मची हुई थी। योगिरी सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वो फिर कैमरे में देखते हुए कहता है आसाका कहाँ पर है, मुझे बता दो। इसे देख कर यहाँ पे एक लेडी थी जो बोलती है ये कितना कमजोर है। उसके पास वाला बंदा कहता है उसके पास बस दूसरों को देखकर मारने की एबिलिटी ही तो है। इन लोगों ने एक स्नाइपर भी हायर किया हुआ था जो कि योगिरी को शूट करने वाला था, लेकिन योगिरी एक बार में ही इन दोनों को मार देता है। उसके बाद आसाका को दिखाते हैं जो कि सोच रही थी कि वो कहाँ पर फंस गई है। वो सोचती है पता नहीं योगिरी कैसा होगा, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी वहाँ पे ये लेडी भागती हुई आती है और कहती है तुम यहाँ आओ। वैसे वो उसे पकड़ के उसके गले पे गन रख देती है और उसी टाइम वहाँ पर योगिरी आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये लेडी कह रही थी आगे मत बढ़ना वरना मैं शूट कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में ही योगिरी उसे भी मार देता है और आसाका से कहता है शायद से हमें घर चलना चाहिए। अब ये लोग जैसे ही वहाँ से थोड़ा थोड़ा बाहर आते हैं, आसाका बाहर आती है और देखती है कि योगिरी ने तो डिजास्टर मचा दिया है, उसने हर किसी को मार दिया है। वो देख कर ये पूरी तरह से हैरान थी। इसके बाद भी वो योगिनी को हाथ नहीं छोड़ती है और कहती है हमारा घर हमारा वेट कर रहा है। अब आसाका वापस आ जाती है
वो पहली बार इस डॉग से मिलती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर युकियो भी आया था। तो आसाका योगिरी से कहती है तुम डॉग के साथ खेलो। तब ये दोनों बाहर आकर बात कर रहे थे। युकियो कह रहा था तुमने तो देख ही लिया होगा कि योगिरी कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। आसाका कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी? और मेरी वेकेशन का क्या हुआ? तो युकियो कहता है अगर उसको सजा देने गए तो हमारी ही मौत हो जाएगी, और वैसे तुम अब जिंदगी भर के लिए यहीं पर रहोगी। ये सुनकर आसाका कहती है अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मेरी भी कोई लाइफ है यार। युकियो कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ अब बॉडीगार्ड्स भी घूमेंगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आसाका कहती है मैं अभी तो इसके साथ ही रह सकती हूँ, लेकिन आखिर कब तक? वो कहती है लेकिन मुझे खुशी होगी योगिरी को बाकी सब चीजें सिखाने में जो कि आज तक उसने नहीं सीखी। योगिरी आसाका को बुलाते हुए कहता है मुझे गेम खेलनी है। आसाका वहाँ पर आते हुए कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो शुरू करते हैं। उसके बाद वो बोलती है एक सेकंड मैं कुछ भूल रही हूँ। वो चिल्लाते हुए कहती है अरे मेरा कीमती बैग और मेरी बची हुई सैलरी तो मैं वहीं पर छोड़ आई। इसका ये रिएक्शन देखकर ये दोनों हंस रहे थे। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर टोमोचिका योगिरी को बहुत गौर से देख रही थी। तभी मोकोमोको कहती है क्या सोच रही हो, क्या तुम इस लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हो? टोमोचिका कहती है क्या तुम मेरा माइंड पढ़ सकती हो? और मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मोकोमोको कहती है वैसे भी मैं भी चाहूंगी कि इतनी क्यूट सी स्माइल हमारे ब्लड लाइन में आ जाए। ये सुनकर टोमोचिका बहुत शर्मा जाती है और कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? मोकोमोको कहती है क्या इसे छोड़कर कोई और भी लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो? टोमोचिका कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन योगिरी की भी चॉइस तो मैटर करती है ना। फिलहाल इनकी बातें हो रही थी तभी योगिरी जाग जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। टोमोचिका कहती है कुछ नहीं, और वो बताती है कि हम लोग रॉयल कैपिटल में पहुंच गए हैं। अब इनके पास काफी गार्ड्स जमा हो जाते हैं और एक लड़का सैल्यूट करते हुए कहता है प्लीज इससे पहले आप अंदर जाए, क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे? टोमोचिका कहती है मुझे नहीं लगता है ये हमें अरेस्ट करने आए हैं, चलो देख ही लेते हैं। ये लोग बाहर आकर बोलते हैं हम लोग को रॉयल कैपिटल के अंदर जाना है, क्या हम लोग जा सकते हैं? ये बंदा जिसका नाम टॉर्क्यूस था वो कह रहा था मुझे लगा कि तुम लोग ज़ोंबीज चेन से हो क्योंकि ये ट्रक तो उन्हीं की है। योगिरी कहता है हाँ याद आया, हम लोग सियोन के बनाए हुए सेज कैंडिडेट्स है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? टॉर्क्यूस कहता है ऐसी बात है क्या? तो तुम लोगों को प्रूफ करना होगा कि तुम लोग उसके कैंडिडेट्स हो। टोमोचिका कहती है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तो योगिरी कहता है अगर यही रास्ता है तो फिर ठीक है। इसके बाद एक मैजिक यूजर इनको एज्यूम करता है, जिसके बाद वो टॉर्क्यूस को कुछ बताता है कि ये लोग कैंडिडेट्स है। टॉर्क्यूस कहता है मैं समझ गया कि तुम लोग सेज कैंडिडेट्स हो, लेकिन अभी भी तुम्हें थोड़ी और गवाही देनी होगी। उसके बाद योगिरी वही पेंडेंट निकालता है जो कि उसे रिक ने दिया था, और उसे देखते ही सब लोग नीचे झुक जाते हैं और इनको रिस्पेक्ट देते हैं। टोमोचिका कहती है ये क्या चीज़ है? तो योगिरी बताता है कि ये मुझे रिक ने दिया था और कहा था कि कोई भी दिक्कत आने पर इसे रॉयल कैपिटल में बता देना। योगिरी पूछता है ये आखिर क्या है? टोर्क्यूस बताता है कि ये एक रॉयल फैमिली का साइन है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कोई रॉयल फैमिली से है या नहीं। उसी टाइम यहाँ पर एक बंदा आकर कहता है तुम लोग तो रिचर्ड के दोस्त लग रहे हो, तुम लोगों को मेरे से बात करनी होगी। टोर्क्यूस कहता है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, इन्हें जाने दो। वो ये कहता है कि मैं सबसे यंगेस्ट रॉयल फैमिली का मेंबर डेविड हूँ। वो इनसे कहता है कि अगर तुम लोग रिचर्ड से मिले हो तो तुम्हारे पास ये है, इसका मतलब तुम में से कोई एक डिवाइन किंग है। तो योगिरी कहता है डिवाइन किंग वो तो रिक है, मैं नहीं। डेविड कहता है रिचर्ड एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया, लेकिन कब? योगिरी कहता है वो स्वॉर्ड मास्टर नहीं, डिवाइन किंग है, और मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। डेविड कहता है लेकिन अगर तुम्हारे पास ये पेंडेंट है इसका मतलब तुम डिवाइन किंग हो, मुझसे फाइट करो, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। योगिरी टोमोचिका की साइड देख रहा था और टोमोचिका कहती है मुझे ये करना होगा, लेकिन क्यों? योगिरी कहता है फिक्र मत करो, कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं संभाल लूंगा। अब एक साइड डेविड और एक साइड टोमोचिका स्वॉर्ड फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और टोमोचिका के पास एक नाइफ होती है एंड डेविड के पास एक स्वॉर्ड होती है। मोकोमोको कहती है फिक्र मत करो, डानोरा फैमिली काफी ज्यादा यूनिक वे में फाइट करती है। हम देखते हैं कि टोमोचिका यूनिक स्टेप से अटैक करने वाली थी और वो अपने नाइफ को आगे थ्रो करके एक बार में ही इंस्टेंट स्पीड के साथ
डेविड के ठीक पीछे आकर अटैक करती है और उसके मेन पॉइंट पे ही बहुत जोर से मारती है। ये देखकर योगिरी काफी हैरान हो चुका था और मोको कहती है, मुझे लगा ही था। टोमोचिका कहती है, इतना काफी है या फिर तुम्हें मरना ही है? टोरक्यूस कहता है, मैच एंड हो गया और विनर टोमोचिका है। मोको कहती है, इसने तो मेरी फैमिली का नाम रोशन कर दिया, मुझे गर्व है। योगिरी कहता है, इसको देखकर मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, ये काफी दर्द में है बेचारा। टोमोचिका बताती है, उसने इतनी जोर से भी नहीं मारा था। फिर योगिरी वॉल में कुछ सेंस करता है तो डेविड बताता है कि उसमें बहुत ही पावरफुल मैजिक लगाया हुआ है। योगिरी कहता है, अच्छा मतलब ये काम भी उसी ने किया है, मैं समझ गया, वो ग्रेट सेज। उसके बाद टोमोचिका जैसे ही डेविड के पास आती है, डेविड कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ले जाता हूँ। अब वो इन दोनों को गाइड करते हुए ले जा रहा था और बता रहा था कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं। टोमोचिका कहती है, हाँ हाँ हम समझ गए, तुम बोलना बंद कर सकते हो, मुझे तुम्हारी बातें बहुत ही बेकार लग रही है। फिर वो पूछती है कि यहाँ पे इतने सोल्जर्स क्यों है? तो डेविड बताता है, वो सब एक्सप्लोरर है और उनका यही काम है, वो अंडरवर्ल्ड के गॉड को मारना चाहते हैं। टोमोचिका पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई और भी डार्क लॉर्ड है? ये हमें पहले कैसे नहीं पता था? डेविड बोलता है, तुम डिवाइन किंग हो, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना। योगिरी डेविड से कहता है, तुम जा सकते हो, अब हम अकेले चले जाएंगे। डेविड के जाने के बाद टोमोचिका बोलती है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तो ये तो काफी एरोगेंट सी चीज की तुमने। योगिरी बोलता है, क्या तुम भूल गई, हमारे लिए आगे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वेट कर रही है। टोमोचिका कहती है, हाँ याद आया, आखिर हम उन्हें क्या बहाना देंगे कि हम लोग बस में जिंदा कैसे बच गए। योगिरी कहता है, उससे भी बड़ी बात, क्या तुम अपने क्लासमेट्स को माफ कर पाओगी? हम लोग देखते हैं कि ये लोग रॉयल किंगडम में आ जाते हैं और यहाँ पे इनके सारे क्लासमेट्स थे। ये लोग कह रहे थे, देख के लग रहा है कि कोई स्कूल सेरेमनी होने वाली है। फिर यहाँ पर किंग आता है और कहता है, सारे कैंडिडेट्स, मुझे खुशी है तुम यहाँ पर आए। हमें बताया जाता है कि ये मानी का किंग है। उसके बाद एक स्टूडेंट उठकर कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि हम लोग तुम्हारे अंडर में हैं? क्या तुम लोगों ने हमें मदद करने के लिए बुलाया है? इसका नाम शिनिया होता है और ये काफी एरोगेंट था। ये कहता है, हमारे बिना तुम कुछ नहीं हो। योगिरी कहता है, क्या ये पागल है? टोमोचिका कहती है, ये हमेशा से ही ऐसा ही था, इसे सही टाइम पर बोलना आता ही नहीं है। किंग उठता है और कहता है, पहली बार मेरे सामने बोलने की किसी ने हिम्मत की है। वो अपनी तलवार निकालकर अटैक कर देता है। सिनिया उसे डॉज करने की ट्राई करता है लेकिन उसकी सारी फिंगर्स ही कट जाती है। उसकी मदद करने के लिए सामने कुछ और स्टूडेंट्स आते हैं तो किंग कहते हैं, अच्छा होगा तुम लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है। वो कहता है, अब ध्यान से सुनो, मुझे तुम सबकी जरूरत है, मैं जैसा कहूँगा तुम सबको वैसा ही करना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।